नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे रीजेनरॉन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में टीम इंडिया द्वारा जीते गए महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। बताएंगे कैसे अत्यधिक सिंचाई मॉनसून को प्रभावित करके बढ़ा रही है कृषि जोखिम। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में टीम इंडिया की उपलब्धियां। अमेरिका के इस रीजेनरॉन फेयर में हिस्सा लेकर भारतीय युवा नवाचारकों ने जीते 17 अहम पुरस्कार। आंखों के फंगल इन्फेक्शन रोग के खिलाफ प्रभावी उपचार और रणनीति विकसित। लंबे शोध के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के महिला शोधकर्ता दल को मिली कामयाबी। अत्यधिक सिंचाई के चलते उत्तर भारत से शिफ्ट हो रहा है सितंबर मॉनसून। जलवायु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र IIT मुंबई के ताजा अध्ययन में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे। और युवाओं को बेहतर अवसर दे रहा है IIT मद्रास का IEEE कार्यक्रम। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री कोर्स बन रहे हैं उद्योग और अनुसंधान की जरूरत। अमेरिका में आयोजित रीजेनरॉन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भारतीय टीम ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। टीम इंडिया 2021 के युवा नवाचारक ऑनलाइन हुए इस प्रतिष्ठित मेले में 9 सर्वश्रेष्ठ और 8 विशेष पुरस्कार जीतने में सफल रहे। इस उपलक्ष्य में इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टेम नेशनल फेयर द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह में DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने विजेताओं से मुलाकात करके उन्हें बधाई दी। एक रिपोर्ट। अमेरिका में होने वाले रीजेनरॉन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में इस बार टीम इंडिया 2021 ने 17 पुरस्कार अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। ये मेला हर साल दुनिया भर के स्कूली छात्रों और युवा नवाचारकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारतीय टीम ने 64 देशों के लगभग 1833 प्रतिभागियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर 9 सर्वश्रेष्ठ और 8 विशेष पुरस्कार जीते हैं। युवा नवाचारकों को यह पुरस्कार प्रजातियों में एबायोटिक स्ट्रेस प्रतिरोध पैदा करने वाले जीन की पहचान से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी स्मार्ट स्टेथोस्कोप विकसित करने तक की दिशा में दिए गए हैं। इस उपलक्ष्य में आयोजित IRIS नेशनल फेयर के वर्चुअल कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने टीम इंडिया के 26 विजेताओं से मुलाकात की और उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। IRIS नेशनल फेयर यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहल राष्ट्रीय मेला EXSTEMPLAR एजुकेशन लिंकर्स फाउंडेशन का एक कार्यक्रम है। DST सहायतार्थ 5 राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान सम्मेलनों से जुड़ा ये कार्यक्रम इन सम्मेलनों में आने वाले स्कूली बच्चों के अभिनव नवाचारों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करता है और युवा नवाचारकों को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। IRIS नेशनल फेयर में 10 से 17 वर्ष तक आयु वर्ग के छात्र नवीन परियोजनाओं के साथ भाग ले सकते हैं। महामारी के चलते इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टेम नेशनल फेयर इस बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें 65,000 से अधिक छात्रों व विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों ने भाग लिया। विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन 21 श्रेणियों में किया गया, जिनमें से रीजेनरॉन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले के लिए टीम इंडिया 2021 का चयन कर उसे प्रशिक्षित किया गया। ये मेहनत रंग लाई। टीम इंडिया ने अपनी प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित कर दी। भारत में आंख का फंगल इन्फेक्शन एक प्रमुख समस्या है। इनमें से कई फंगल इन्फेक्शंस का कोई प्रभावी समाधान भी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से मरीज कई बार अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक नवीन एंटी फंगल रणनीति विकसित की है, जो आंखों के फंगल संक्रमण के खिलाफ ज्यादा प्रभावी हो सकती है।
प्रयोगशाला स्तर पर सफल परीक्षण के बाद अब इस पद्धति का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। फंगल केराटाइटिस आंखों में फंगल इन्फेक्शन का गंभीर रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह रोग एक आंख के अंधेपन का बड़ा कारण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका लेंसेट में छपे अध्ययन के मुताबिक आंखों के फंगल इन्फेक्शन के सालाना 10 लाख से ज्यादा मामलों में सबसे ज्यादा केस दक्षिण एशिया में दर्ज किए जाते हैं और भारत में हर साल होने वाले कुल माइक्रोबियल केराटाइटिस मामलों में से 50% से ज्यादा फंगल केराटाइटिस के ही होते हैं। वजह है यह रोग कृषि कार्यों के दौरान फसलों के पत्तों या अन्य भागों के संपर्क में आने से होता है और भारत में बड़ी आबादी कृषि कार्यों पर ही निर्भर है। इसलिए हर साल बड़ी तादाद में लोग एक आंख में होने वाले इस फफूंद संक्रमण से प्रभावित होते हैं और सही इलाज न मिलने के चलते कई बार एक आंख की रोशनी गंवा देते हैं। ये फंगस जो प्लांट्स के ऊपर उग रहा है, पौधों के ऊपर उग रहा है, उसको मौका मिल जाता है हमारी आंख के अंदर जाने का और वहाँ पे बैठ के अपना ग्रोथ दिखाता है और उसकी वजह से आँखों में जलन, लाली और सूजन और कई बार आँख का मतलब दिखना भी बंद हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फंगल इन्फेक्शन को थोड़ा सा सीरियस बनाती हैं इस चीज़ को लेकर। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में उम्मीद की किरण जगाई है। कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने इस रोग के खिलाफ कारगर एंटी फंगल प्रविधि विकसित की है। संपूर्ण महिला शोध दल द्वारा विकसित ये तकनीक फंगल केराटाइटिस के विरुद्ध प्रभावी हो सकती है। जो हमारे अभी तक के रिज़ल्ट्स आए हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, प्रोत्साहन देने वाले रिज़ल्ट्स आए हैं और हम उत्सुक हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो आगे आएगी और इस काम को हमारे काम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगी और इसको क्लिनिकल ट्रायल्स तक ले जाएगी, क्योंकि हमारा मेन एम तो यही है कि जो हमने डेवलप किया है वो मरीज़ों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए किया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्लिनिक्स तक पहुंच पाएगी जहां पेशेंट्स इसको यूज़ कर पाएंगे, उनको डिस्कम्फर्ट लेवल जो है उनका कम हो जाएगा और डोसेज फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, हर घंटे दवाई को नहीं डालना पड़ेगा इस कॉन्जुगेट की वजह से। असल में केराटाइटिस रोग के लिए दवाएं तो उपलब्ध हैं लेकिन ज्यादा प्रभावी नहीं हैं। यह दवाएं अच्छे ढंग से कोशिकाओं में दाखिल नहीं हो पाती। आईआईटी दिल्ली के कुसुमा जैव विज्ञान स्कूल की डॉक्टर अर्चना चुग के नेतृत्व में ये शोध आई लाइफ अस्पताल, मुंबई की नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुष्मिता जी शाह और राष्ट्रीय जैविक संस्थान नोएडा की डॉक्टर शिखा यादव के सहयोग से किया गया। शोध दल ने इस दवा की कमियों को दूर कर इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार की है। शोधकर्ताओं ने दवा को सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड्स या सीपीपी के साथ जोड़ा है ताकि नेटामाइसिन की डिलीवरी और ऊतक प्रवेश क्षमता को बढ़ाया जा सके। हमें लगा कि अगर हमारे पास जो एक पेप्टाइड है जो खुद तो अंदर जाती ही है और साथ में बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अपने साथ लेकर जाती है, जिसके अंदर नेटामाइसिन भी शामिल हो सकता है, तो हमने सोचा कि अगर हम नेटामाइसिन को इस पेप्टाइड के साथ, सेल पेनिट्रेटिंग पेप्टाइड के साथ जोड़ें, कॉन्जुगेट करें और देखें कि इसकी एफिशिएंसी सेल्स के अंदर जो है कोशिकाओं में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो हमने देखा कि 5 गुना ज़्यादा ये हमारा जो कॉन्जुगेट है अंदर जा रहा है इन कंपैरिजन टू नेटामाइसिन के मुकाबले। तो हमने इसको और आगे लेके जाने के लिए सोचा और ये देखा कि इसमें जैसे नेटामाइसिन जो है एंटी फंगल है, फंगस की ग्रोथ को रोकता है, इसी तरह से क्या ये जो हमारा कॉन्जुगेट है ये नेटामाइसिन की इस खासियत को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है या उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हमने देखा कि इसमें भी ये खरा उतरा। जानवरों पर परीक्षण के दौरान नई रणनीति से तैयार दवा 5 गुना तक अधिक सक्षम साबित हुई है। जहां पारंपरिक नेटामाइसिन 13% तक प्रभावी मानी जाती थी, उसकी तुलना में नया समाधान 44% तक प्रभावी पाया गया है। जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिक्स में प्रकाशित हो चुके इस शोध के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नैनो मिशन ने वित्तीय सहायता दी है।
भारतीय महिला वैज्ञानिकों की यह खोज मेक इन इंडिया पहल को बल देने वाली साबित हो सकती है। उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई के चलते समर मॉनसून पश्चिम उत्तर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि इन क्षेत्रों में खेती के लिए बड़ा खतरा है। डीएसटी द्वारा समर्थित आईआईटी बॉम्बे के जलवायु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं। शोध के मुताबिक वर्षा पैटर्न को प्रभावित करने वाली सिंचाई पद्धतियां और जलवायु की चरम स्थितियों के चलते कृषि जोखिम बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। उत्तर भारत का क्षेत्र अपनी चरम मौसम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, जिससे यहाँ की खेती किसानी भी प्रभावित होती है। कृषि के लिए ये क्षेत्र भूजल या जल स्रोतों पर ज्यादा निर्भर करते हैं, जिनमें ट्यूबवेल, पोखर, नहरें आदि से जल दोहन किया जाता है। क्षेत्रीय फसल चक्र और सिंचाई पद्धतियों में अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। अब यही सिंचाई पद्धतियां यहाँ के वर्षा पैटर्न को बदल रही हैं। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जलवायु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र और आईआईटी बॉम्बे द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में सामने आया है कि उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई के चलते सितंबर माह में होने वाली बारिश पश्चिमी उत्तर क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे मध्य भारत में मौसम की स्थितियां व्यापक रूप से चरम पर पहुंच जाती हैं। मौसम संबंधी ये खतरे छोटे किसानों, वर्षा आधारित कृषि और फसलों पर विफल होने का जोखिम बढ़ा रहे हैं। हम समझना चाहते थे कि अनियंत्रित सिंचाई और तालाब जैसी स्थिति की मानसून की बारिश के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सितंबर माह में बारिश का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से गुजरात और उससे आगे उत्तर पश्चिम की ओर शिफ्ट हो गया है। तो हमने पाया कि सितंबर माह के आखिर में जो बारिश उत्तरी और मध्य भारत में होती है, वो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही है। इस शोध के तहत जलवायु समूह ने जलवायु मॉडल का उपयोग कर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर कृषि कार्यों में जल उपयोग के प्रभाव का अध्ययन किया था। अत्यधिक सिंचाई भूमि की सतह से होने वाले वाष्पीकरण और पौधों से वाष्प उत्सर्जन में बढ़ोतरी कर देती है, जिससे अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में इजाफा होता है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक मध्य भारत में हाल के दशकों में हुई अधिक वर्षा घटनाओं में वृद्धि का यह अहम कारण है। इससे साबित होता है कि मानसून की वर्षा दक्षिण एशिया में प्रचलित सिंचाई पद्धतियों के प्रति संवेदनशील है। शोध दल द्वारा किए गए एक और अध्ययन में पहली बार यह तथ्य सामने आया कि हाल के दशक में चावल और गेहूं की फसलों के लिए जोखिम बढ़ा है और खासकर गेहूं पर यह खतरा 2 गुना से ज्यादा है। भारत में सिंचाई पद्धति पश्चिम देशों के सिंचाई तरीकों से पूरी तरह अलग है। वहाँ मिट्टी की नमी के एक निश्चित स्तर से कम होने पर सिंचाई की जाती है, लेकिन भारत में हम जानते हैं कि तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए हमने विशेष रूप से भारतीय स्थिति के अनुसार एक मॉडल विकसित और डिजाइन किया है, जिसमें अनियंत्रित सिंचाई, धान की सिंचाई सब कुछ शामिल किया गया है। ये काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमने इसे किया। इस अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि अत्यधिक वर्षा और सूखे से संबंधित जलवायु संबंधी खतरे तापमान की चरम स्थितियों की तुलना में फसलों के जोखिम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं का यह शोध प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियों की योजना बनाने में मदद कर सकता है। ये नतीजे सीधे भारत सरकार के जलवायु के प्रति लचीली कृषि संबंधी राष्ट्रीय पहल को भी लाभान्वित करेंगे। बेहतर भविष्य बनाने के लिए आज विभिन्न कार्यक्षेत्रों के ज्ञान और कुशलता की जरूरत पड़ती है। इसके लिए शैक्षणिक संस्थान अब कई तरह के डुअल डिग्री कार्यक्रम ला रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भी अपने छात्रों के लिए इंटरडिसिप्लिनरी डुअल डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब इंजीनियरिंग के 9 क्षेत्रों में उपलब्ध इस कोर्स के द्वारा छात्र अपने मूल बीटेक विषय को इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक में अपग्रेड कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। देश की युवा प्रतिभा को इंजीनियरिंग के विभिन्न उभरते क्षेत्रों में दक्ष बनाने के लिए आईआईटी मद्रास अब अपने सर्वश्रेष्ठ 9 इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इंटरडिसिप्लिनरी ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा है।
ये 5 वर्षीय कार्यक्रम छात्रों को उनके बीटेक के मूल विषय को एमटेक के अंतः विषय में अपग्रेड करने का अवसर देता है, जिससे युवा प्रौद्योगिकी के वर्तमान क्षेत्रों को सीख सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। फिलहाल ये अंतः विषय ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम एडवांस्ड मटेरियल और नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, एनर्जी सिस्टम, रोबोटिक्स, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और डायनामिक्स, टेक एमबीए में आमंत्रित किए जा रहे हैं। आज इंजीनियरिंग के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अलग अलग विषयों की जरूरत पड़ती है, जैसे रोबोटिक्स में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों की जानकारी जरूरी है। आईआईटी मद्रास का IDDD कार्यक्रम इन विषयों में बीटेक कर रहे छात्रों को एक ब्रिज कोर्स के जरिए तैयार कर रोबोटिक्स में एमटेक करने की सुविधा प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा अगली पीढ़ी के पेशेवरों का विकास किया जा रहा है, जो रोबोटिक्स उद्योग में डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में योगदान दे सकते हैं। Being a highly interdisciplinary field, it is necessary for the रोबोटिक्स में काम करने के लिए छात्रों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की बुनियादी जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए हमने रोबोटिक्स में अंतःविषय डुअल डिग्री कार्यक्रम शुरू किया, ताकि छात्र रोबोटिक्स में उद्यम करने के लिए प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं से सुसज्जित हो सकें और फिर समाज की चुनौतियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए रोबोट और रोबोट एप्लीकेशन विकसित कर सकें। robot applications to meet the challenging needs of the society in the future. प्रस्तावित ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम में कॉम्प्लेक्स सिस्टम और डायनामिक्स को भी जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य आज की मांग के मुताबिक छात्रों को गणितीय मॉडलिंग और जटिल गतिशील प्रणालियों के विश्लेषण के लिए नई तकनीकों और उपकरणों से परिचित कराना है, जिनमें जलवायु विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, जैविक प्रणालियां, मल्टी फिजिक्स सिस्टम जैसी चुनौतीपूर्ण गतिशील समस्याओं की जांच करना शामिल है। अलग अलग संकाय के छात्र इस पाठ्यक्रम के द्वारा औद्योगिक और सामाजिक संदर्भ में उपयोगी प्रमुख अनुसंधान के क्षेत्र में जा सकते हैं। Hi, I am Sunetra Sarkar, a professor at the Department. यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग की बायोमिमेटिक्स और डायनामिक्स प्रयोगशाला है। हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम और डायनामिक्स में IEEE कार्यक्रम के एक हिस्सेदार हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को गणितीय मॉडलिंग और जटिल प्रणाली के विश्लेषण के लिए भविष्य की नई तकनीकों और उपकरणों से परिचित कराना है। Mathematical modeling and analysis of complex systems. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आज के आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र की मांग है, जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जुड़ गया है। इंटरडिसिप्लिनरी ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम का उद्देश्य भी विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों को एकीकृत कर इन क्षेत्रों में कुशल स्नातक तैयार करना है। इन पाठ्यक्रमों का छात्रों को भी काफी फायदा मिल रहा है। मैं जैविक वैज्ञानिक प्रणालियों की जटिलता से प्रभावित हूँ और इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग कर उन्हें सरल बनाने और समझने की तरीके सीख रही हूँ। इसने मुझे इस क्षेत्र में IEEE कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया। इन कोर्सों ने मुझे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण और समझ प्रदान की है। विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी डिसिप्लिनरी ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम के द्वारा IIT मद्रास छात्रों को सीधे उद्योगों और अनुसंधान क्षेत्रों के लिए तैयार कर रहा है, जिससे उन्हें भविष्य के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। They have different modes by which they can. इस प्रोग्राम में छात्र अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कुछ छात्र एक्सचेंज कार्यक्रमों के तहत विदेश का विकल्प चुनते हैं। कुछ छात्र उद्योग इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, जहां वो अपनी परियोजना को वास्तविक उद्योगों के बीच पूरा कर सकते हैं, और कुछ छात्र यहीं रहकर अपना शोध पूरा करते हैं। And some students like to stay back in the campus and do their research here. आज तेजी से बदल रही औद्योगिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार प्रौद्योगिकी का भी हर पल विकास हो रहा है। ऐसे में सिर्फ पारंपरिक पाठ्यक्रम वैश्विक स्तर पर उभर रही मांग को पूरा नहीं कर सकते। IIT मद्रास का ये कार्यक्रम युवा प्रतिभा को कम समय में उनकी रुचि के मुताबिक एक साथ स्नातक और परास्नातक करने का मौका प्रदान कर रहा है। ये युवा प्रौद्योगिकी विकास और उद्योगों को अपनी उत्पादकता सुधारने में मदद कर सकते हैं।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोविड-19 महामारी में कोविड टीकों के उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीकों के त्वरित परीक्षण और उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में वैक्सीन परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशालाएं पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से स्थापित की गई हैं। अभी देश में कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ही टीकों के परीक्षण और प्रमाणीकरण की राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला है। 2 नवीन केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं से टीका जांच और प्रमाणीकरण में तेजी आएगी। हाल ही में नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई आकाशगंगा की तस्वीरों की एक सीरीज सोशल मीडिया पर जारी की है। ये एक विशाल स्पाइरल आकाशगंगा M83 की तस्वीरें हैं, जिनमें अरबों प्रकाशमान रंग बिरंगे तारे आकर्षित कर रहे हैं। ये आकाशगंगा हमसे 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और 50,000 प्रकाश वर्ष में फैली है। खास बात यह है कि इस वीडियो में आकाशगंगा के तारों की उत्पत्ति से उनके खत्म होने तक के अलग अलग चरण को दिखाया गया है। इस वीडियो में नए तारों को गाढ़े मैजेंटा और नीले रंग में दर्शाया गया है, वहीं पीले और नारंगी रंग के तारे 10 करोड़ वर्ष या उससे भी पुराने हैं। नासा द्वारा हबल टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में चक्कर काटते हुए अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखता है। योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में किया गया माइंडफुलनेस मेडिटेशन हल्की व्यवहारात्मक दुर्बलता और प्रारंभिक अल्जाइमर रोग वाले मरीजों को लाभान्वित कर सकता है। ये निष्कर्ष श्री चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के एक अध्ययन में सामने आया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम के सहयोग से 2 चरणों में ध्यान पर किए गए इस वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन का लगातार अभ्यास आंतरिक तथा बाहरी जागरूकता के साथ मध्यस्थता स्थापित कर सकता है और मनोयोग, संज्ञानात्मक जागरूकता और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। शोधार्थियों ने मरीजों के लिए 10 सप्ताह का पूर्ण मानसिक ध्यान आधारित माइंडफुलनेस यूनिफाइड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने नर एशियाई हाथियों के व्यवहार पर एक ताजा अध्ययन किया है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यानों में ये अध्ययन चिन्हित गैर यौन सक्रिय जंगली एशियाई हाथियों के समूह पर किया गया। मानव सीमा के विस्तार के साथ जैसे जैसे उनके और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, एशियाई हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उनके सामाजिक व्यवहार को समझना जरूरी हो जाता है। इस अध्ययन में पाया गया कि वयस्क एशियाई नर हाथी मिश्रित लिंग या सभी नर समूहों की तुलना में अपना समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। वहीं वृद्ध नर ज्यादातर अपनी उम्र के साथियों की संगति में पाए गए। मादाओं की तुलना में वयस्क नर कम सामाजिक होते हैं। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।